Hello, my dear subscribers and all the new page visitors. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I am Engineer Hari. Today I shall discuss about the what happened. क्या हो सकता है यदि फॉर्मवर्क को इसमें सेंटरिंग शटरिंग होते हैं इफ यू रिमूव इट अर्लियर का अर्थ ये हुआ कि जो IS कोड में दिया हुआ है कि किस चीज़ को कितने टाइम में रिमूवल करना चाहिए, जैसे बीम की स्लैब की बॉटम है, साइड्स है, कैंटिलीवर की जो होती है आगे की पोर्शन है, कैंटिलीवर की जो एंड के पोर्शन है, कैंटिलीवर की जो पीछे की पोर्शन है, ये कब रिमूव करेंगे। स्लैब को जो आप रिमूव करेंगे, जो आपकी जो बल्लीज होते हैं, जो ऊपर सपोर्ट दिए रहते हैं, उस सपोर्ट को कैसे रिमूव करना है, सारे कुछ उसमें दिया हुआ है। यदि आप पहले रिमूव करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और भी कई चीज़ों का हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चाहे स्टूडेंट हो, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सभी के लिए ये यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपना लाइक्स एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, कमेंट्स डाल दें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस का जरूर आप फायदा उठाएं। अर्ली रिमूवल ऑफ साइड्स सपोर्ट्स इफ यू रिमूव फॉर्मवर्क इमीडिएटली द कॉलम एंड बीम साइड्स में बल्क, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। यदि आप फॉर्मवर्क को पहले रिमूव करते हैं तो इसमें बल्गिंग आ सकती है, वो इस तरह से फैल सकता है जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंक्रीट जो है वो अभी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। दिस नॉट ए हार्ड स्टैंड। एंड इसके अलावे जो उसकी साइड्स होती है, कॉलम की साइड्स हो या स्लैब की साइड्स हो, बीम की साइड हो, जो फैसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लम से बाहर हो सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा उसमें प्लास्टर करने पड़ेंगे, जो कि प्लास्टर 6 mm के ऊपर बिल्कुल अलाउ ही नहीं है RCC में, क्योंकि बाद में वो पैच की तरह वो बाद में निकल जाते हैं प्लास्टर्स। जो प्लास्टर कभी भी RCC स्लैब बीम हो उसके ऊपर कभी थिक नहीं करना चाहिए। मैंने कई साइटों पर देखा है कि जहां मिस्त्री गलती से जहां अपने छुपाने के लिए जहां मोटा प्लास्टर कर देते हैं RCC के ऊपर, वहां बाद में वो निकल जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने साइड की बात की। अब अर्ली रिमूवल ऑफ सपोर्ट्स, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इफ यू डोंट गेट इनफ स्ट्रेंथ द सिस्टम मे बी डिस्ट्रैक्टेड और कोलैप्स। प्लीज नोट दैट इफ डेविएशन ओकर एट सम टाइम इट विल बी परमानेंट एंड डिफिकल्ट टू रिपेयर्स। यदि जैसे बल्लीज है, सपोर्ट है, जिसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यदि उसको आप समय से पहले रिमूव करेंगे तो क्या होती है कि बिल्डिंग की जो ड्यू टू जो उसको हैवी बेडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्सेस आएगी, ड्यू टू सेल्फ लोड दैट इज डेड लोड ऑफ द बीम एंड स्लैब्स, तो क्या होगी, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, मीन्स वो कोलैप्स भी हो सकती है। ये कि साइटों पर जो है कई बार जो है आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो छत जो है गिर गए, तो इसमें क्या करते हैं, मिस्त्री को शटरिंग का काम और आगे भाड़े पे लिए रहते हैं, उसको पर डे के हिसाब से पैसे लेते हैं छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का ये हाल है कि मान लीजिए कहीं दूसरी जगह उनको इमीडिएटली प्रेशर है, दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना है शटरिंग को, तो वैसे समय से पहले ही वो रिमूव कर देते हैं। कुछ ज़्यादा रखना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 10 डेज अगर रखना है आपको, तो उसको आप वहाँ डेट लिख दें। डेट लिखने से पता चलेगा कि ये जो है इस तारीख को कास्टिंग हुई थी। सब जगह डेट लिखे, तो उससे आपको जब आप लिख दे डेट ऑफ रिमूवल, इस तारीख के पहले शटरिंग को रिमूव नहीं किया जाए, वार्निंग वहां लिख दे। इसमें क्या होगी, वो अलर्ट रहेंगे और आप भी चौकन्ना रहेंगे कि कई साइटों में बहुत सारे काम होते रहते हैं साइटों पर, जो हमारे इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर को पता नहीं चलता है कि किस डेट में कौन सा शटरिंग हुआ था, सेंटरिंग हुआ था। तो अगर आप डेट लिख दे प्रॉपर्ली, तो वहां पर आप अलर्ट रहेंगे और अपने वो जो खुफिया विभाग है, अपना दोस्त है यार, उसको बता दे, यदि आप साइट में नहीं जा सकते हैं तो, कि भाई ये बताना, ये इसको देखते रहना कि पहले रिमूव नहीं करे। क्योंकि यदि पहले रिमूव करा तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, कोलैप्स हो सकती है,
और अंड्यूलेशन आ सकती है छत में, बीम में। ये आगे जाकर के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। मैंने कई स्ट्रक्चर एनालिसिस पर मैंने बनाया हुआ है, आरसी डिजाइन पर बनाया हुआ है, मैंने बिग मिस्टेक्स भी बनाया हुआ है वीडियो में, जो साइट इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी है। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जैसे आपको जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन हो गए, अंड्यूलेशन हो गए, फ्लैट आपको स्लैब में, बीम में टूट के गिर पड़े, इसे क्या होगा, आपको दोबारा रिकास्टिंग तो करना ही पड़ेगा। तो रिकास्टिंग जब भी करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, रिपेयर करेंगे, इसे क्या होगा, एक तो टाइम आपका बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, कई बार क्वालिटी आपके पास भी नहीं हो सकती है, दिस कैनॉट बी पास व्हेन इट इज इंफीरियर क्वालिटी। उसके बाद में क्या होगी, आपकी ड्यू टू वर्किंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फेनोमेनन्स आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगी, टाइम से आप नहीं दे पाओगे, देन आपकी बदनामी होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो मैंने डिस्कस किया कि थोड़ा फॉर्मवर्क देख लेते हैं कि आखिर फॉर्मवर्क होती क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कोस्ट को बढ़ा देते हैं, प्रोजेक्ट को टाइम भी बढ़ा देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अर्ली मॉडल में। तो फॉर्मवर्क इज द टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट टू सपोर्ट द फ्रेश कॉन्क्रीट अंटिल हार्डन सफिशिएंटली टू बिकम सेल्फ सपोर्टिंग। कोई भी फॉर्मवर्क है आपकी, जब फॉर्मवर्क क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि क्यूब कास्टिंग करते हैं, तो उसमें जो आप डालते हैं एक शेप ले लेती है, दैट इज फॉर्मवर्क। ओके, कोई भी चीज है आपकी, जो एक जैसे कोई आपका डब्बा है, डब्बा में आप कुछ आटा का गुथा हुआ डाल दीजिए मोल्ड्स में, तो डब्बा जो हुई आपकी, दैट इज फॉर्मवर्क, क्योंकि वो एक शेप ला देता है आपको। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप यू कैन गेट फ्रॉम द फॉर्मवर्क। ओके, तो फॉर्मवर्क क्या होता है, स्पेशली ये चीज है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होती है, दिस नॉट ए परमानेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि हार्ड होने के बाद फॉर्मवर्क रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो फ्रेश कंक्रीट है उसको सपोर्ट करने के लिए ये काम आता है, until it becomes sufficiently hard to sustain the upcoming loads along with its dead weight of the RCC structure। तो ये फॉर्मवर्क हुई। ओके, तो फॉर्मवर्क जब आप जो बनाए, तो पहले आप प्लानिंग करें कि किस तरह की बल्ली लगेगी, कहां पर उसकी सपोर्ट लगेगी, और ये जो है, जो आपका डेड लोड जो भी आ रही है आपकी, इंक्लूडिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट बार, आप जिसके लिए फॉर्मवर्क बना रहे हैं, ये सफिशिएंटली काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए फॉर्मवर्क में, ताकि लोड देने के बाद वो बैठे नहीं, संक नहीं करे। ओके, इट इज़ वेरियस इम्पोज्ड लोड। इसके अलावे कई तरह के लोड आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं, उसको भी रखें। जैसे वर्कमैन 10 आदमी या 20 आदमी काम करना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आप छत पे रखते हैं काम करते समय भी, जहाँ भी आप कास्टिंग कर रहे हैं, उसको भी आपको लोड लेने के लिए बिल्कुल सही होनी चाहिए फॉर्मवर्क। और जो फॉर्म की जो नीचे की जो सपोर्ट्स है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, फर्म ग्राउंड पर ही रखे, फिल्डअप मिट्टी पर कभी नहीं रखे। उसके अलावे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, इफ एनी सेंटरिंग वर्क एक्सीड 3.5 मीटर, जब भी आपकी अगर रूफ की हाइट है या सेंटरिंग हाइट है, मान लिया कि आपको 5 मीटर का एक रूफ है या 6 मीटर का एक रूफ का हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द बॉटम ऑफ द रूफ और बीम, तो वहां यदि 3.5 मीटर से कोई भी एक्सीड कर रही है हाइट को, तो वो आपको सिंगल प्रोपिंग से काम नहीं चलेगी, सिंगल सपोर्ट से काम नहीं चलेगी, वहां पर आपको मल्टी स्टेज करने पड़ेंगे, जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है। तो वहां मल्टी स्टेज फॉर्मवर्क जरूर रखें। याद रखें, IS कोड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, मल्टी स्टेज में क्या होती है, उसमें ब्रेसिंग वगैरह होती है, डायगोनल ब्रेसिंग होती है, ताकि जो भी सपोर्ट्स है उसको अच्छे से पकड़ के रखे और लोड होने पर वो डिफॉर्म नहीं हो, बेंड नहीं हो। ओके, व्हाट इज कैम्बर इन हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर, बीम की हॉरिजॉन्टल मेंबर हुई, स्लैब की हॉरिजॉन्टल मेंबर हुई, आपकी कास्टिंग के समय थोड़ी सी कैम्बर उसमें देना जरूरी है। ओके, तो कैम्बर का ये देना इसलिए जरूरी है कि आफ्टर लोडिंग ऑन द फॉर्मवर्क्स थोड़ी सी वो बैठेगी, इट विल कम डाउन, सेगिंग होगी। तो यदि पहले से आप कुछ क्लियरेंस उसमें कैम्बर दिए हुए हैं
तो आपकी जो हाइट मिलेगी, जो एक्चुअल हाइट है, वो बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि स्लैब की हाइट, बीम की हाइट जो भी होती है फ्लोर से बार बार मेजरमेंट में होता है, कम होगी तो मुश्किल में हो जाएगी। तो उसमें इंजीनियर इंचार्ज जो भी साइट पे काम करते हैं, इंजीनियर इंचार्ज है, उसको आप हेल्प लेकर के जो कैंटिलीवर का जो फ्री एंड है उसको भी आप ध्यान में रखें, ताकि थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के रखें, सफिशिएंट क्लियरेंस दे, ताकि लोडिंग के बाद में वो सेटल होने के बाद में आपका जो एक्चुअल हाइट है वो आपको मिल जाए। ओके, तो सेंटरिंग में इसकी जो फॉर्मवर्क होगी उसकी कैम्बर 4 mm पर मीटर के हिसाब से रखे, इस डायरेक्शन ऑफ द इंजीनियर इंचार्ज, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के आईएस कोड में कह रहा है यदि 10 मीटर की कोई स्पेन की कोई स्लैब है तो शटरिंग करते समय कैम्बर मीन्स एक स्लोप होती है, वो 4 mm पर मीटर के हिसाब से रखें। यानी कि 5 मीटर की अगर स्लैब की स्पेन है तो 5 मीटर इंटू 4 20 mm कैम्बर आप लेके चले। ओके, कैम्बर मीन्स ये वन काइंड ऑफ स्लोप, ओके, आफ्टर लोडिंग टू सेटल डाउन एट द प्रॉपर लेवल। तो आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहे। हमारे जब भी इंजीनियर्स, जो भी हमारे नए इंजीनियर्स हैं, अगर इंटरव्यू में जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या CPWD, PWD या पब्लिक वर्क्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट में या जैसे UPSC के पोस्टेज होते हैं उसमें आपकी इंटरव्यू होती है, प्रैक्टिकली जगह डिसाइड होता है, वहाँ बड़े चीफ इंजीनियर लोग आते हैं डिपार्टमेंट के। आई हैव अटेंडेड मेनी 2 or 3 UPSC examinations and oral examinations also in my student life। तो वहाँ जो UPSC के जो लोग होते हैं बहुत मैच्योर्ड होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, कुछ वर्किंग भी होते हैं। एक पैनल बनती है, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं वो लोग ऊँचे पोस्टों के लिए। जब पहले तो हर एक चीज़ में ओरल होती थी, इंटरव्यू होती थी, अब जो है छोटे पोस्टों के लिए डायरेक्ट रिटन होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है। लेकिन अगर प्राइवेट में आप कहीं जाएंगे या कई संस्थाएं हुए अपना PSU वगैरह में इंटरव्यू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वो रिटर्न भी कर लेते हैं, इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे सेंटरिंग, व्हाट इज सेंटरिंग एंड सेंटरिंग। कई बार लोग गलत आंसर दे देते हैं इसकी। लेट अस सी व्हाट इज सेंटरिंग। ओके, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को अगर कास्टिंग के पहले जो भी हम फॉर्मवर्क लगाते हैं, फॉर्मवर्क्स फॉर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, मे बी बीम, मे बी स्लैब और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर को सपोर्ट करने के लिए जो फॉर्मवर्क लगाते हैं, that is called centering। okay, formwork to support floor beam is termed as centering, right? Shuttering is to support the vertical face of the member। जैसे कलम देख लीजिए, कलम में जो भी हम काम करते हैं फॉर्मवर्क की, to support the concrete of the column, that is called centering। Please repeat and recall again। Horizontal members of beam, slab or any kind of floor जहां पर कास्टिंग करना है RCC की, that is called centering। Remember, this is the example of centering। और while the formwork supporting column, footing, retaining wall, this is called the shuttering। Here you see that, please see here in picture, this is the formwork to support a construction of a vertical wall, RCC wall। तो इसको हम क्या कहेंगे? This is shuttering। Okay, I think I am able to share the difference between centering and shuttering। okay, अब हम देख लेते हैं कि जो
सेंटरिंग शटरिंग जो होती है उसके कुछ मटेरियल्स भी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। स्टील भी हो सकती है, टिम्बर भी हो सकती है, प्लाईवुड हो सकती है। ओके, तो ये आपकी डिपेंड करेगी कि आपकी बजट क्या है। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको स्टील शटरिंग इज द बेस्ट। यदि छोटे प्रोजेक्ट है, हाउस होल्ड प्रोजेक्ट, तो वहां पर आप स्टील और प्लाईवुड, वुडवर्क का जो प्लैंक्स होते हैं उसकी आप सेंटरिंग शटरिंग बना सकते हैं। लेट्स सी द स्टील शटरिंग। स्टील शटरिंग के लिए छोटे छोटे पैनल बनाए रहते हैं। स्टील शटरिंग की जो प्लेटें हैं, हमारे जो एंगल्स है, उसको होल्ड करने के लिए आप नट, बोल्ट, क्लैम ये सब यूज करते हैं एट द साइड ऑफ वर्क। फिर अगर डिसमेंटल करना है तो उसको आसानी से खोल करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं और रख सकते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। यदि आप छोटे कंट्रैक्टर्स हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं होती है। तो जो छोटे कंट्रैक्टर्स है ये अपने टिम्बर शटरिंग यूज कर लेते हैं। टिम्बर प्लैंक्स इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर, इजीली चीप एंड इजीली अवेलेबल। टिम्बर शुड बी चेक्ड फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जब टिम्बर आप यूज करें तो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं, उसकी आप जरूर देख लें। क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? जैसे इट शुड बी सीजन, ये बिल्कुल सीजन होनी चाहिए। इट शुड बी लाइट वेट, इट शुड स्मूथ होनी चाहिए, इवन सरफेस होनी चाहिए। स्पेशली व्हेन यूज्ड फॉर एक्सपोज कंक्रीट सरफेसेस। तो अगर इसकी सरफेस इवन नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो कंक्रीट जब आप खोलेंगे शटरिंग को, सेंटरिंग शटरिंग को, तो उसमें हनीकॉम्बिंग दिखाई पड़ जाएंगे और कुछ अनड्यूलेशन भी आ सकती है। इसीलिए ओके, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉशंस टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल यूजिंग टिम्बर प्लैंक्स फॉर शटरिंग वर्क्स। ओके, तो साइड थिकनेस देख ले, कम थिकनेस भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोड नहीं ले पाएगी। स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल मेंबर सेंट्रिक यूज करते हैं उसके लिए वर्टिकल में आप 1 इंच रख सकते हैं। बट जो आपकी जो प्लैंक जो है, जो शटरिंग के लिए, सेंट्रिंग के लिए यदि यूज हो रही है, तो उसमें आप थिकनेस को सफिशिएंट थिकनेस मेंटेन करें। 1.5 इंच का थिकनेस कम से कम रखें। वाटर एंड सीमेंट स्लरी कैन फ्लो फ्रॉम द जॉइंट्स which reduces the strength of the concrete and as a result structural members will be weak। तो जो भी है आपकी इसमें कंक्रीट अगर टिम्बर की है, अगर जॉइंट्स कहीं लीक प्रूफ नहीं है, ड्यू टू एज उनकी इन्फॉर्म नहीं है, तो उसमें क्या होगी, वहां से लीकेज कर जाएगी सीमेंट स्लरी और स्ट्रक्चर को वीक बना देगी। उसके बाद में आप देख लीजिए, सरफेस ऑफ द आरसीसी मेंबर कैन बी अनइवन, thus most thickness of the plaster is required। तो आपके अगर अनइवन सरफेस है तो क्या होगी, उसमें प्लास्टर रिक्वायरमेंट होगी फिनिशिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएगी। द टिम्बर प्लैंक्स कैन नॉट बियर द लोड्स ऑफ कंक्रीट कमिंग ऑन इट, देन डिफ्लेक्शन में बी ऑकर्ड। यदि टिम्बर का प्लैंक्स है, यदि कमजोर है, वीक है, तो क्या होगी, इसमें डिफ्लेक्शन आ सकती है व्हेन यू पुट फ्रेश कंक्रीट इन दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क। लेट अस सी द रिमूवल ऑफ प्रोप्स फॉर स्लैब्स। यदि 4.5 मीटर की है, 4.5 मीटर स्पेन है, तो 14 दिन रखे, कम से कम 14 डेज मिनिमम, यानी कि 14 से 20 दिन रख सकते हैं। यदि स्लैब 4.5 मीटर से ज्यादा है तो 14 प्लस 2-3 दिन अलग रख लीजिए। बीम के लिए है या आर्क के है, उसके लिए अगर 6 मीटर की है अप टू स्पेन 6 मीटर, देन प्लीज टेक 14 डेज। ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले अपने दोस्तों में, ताकि उनको, आपके दोस्तों को कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको तो फायदा होगा प्लस दोस्त भी आपको
ऑब्लाइज होंगे आपसे। थैंक यू। जय हिंद।